प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत 96,000 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये डील है 26 राफेल एम फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पेनडब्ल्यू की है। इन हथियारों के आने से भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। ये उम्मीद है कि इस दौरान भारत सरकार फ्रांस के साथ 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील करे। यह डील करीब 96,000 करोड़ रुपए की होगी। राफेल एम यानी राफेल मरीन फाइटर जेट। भारतीय नौसेना के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है, जिसे तत्काल पूरा करने में यह डील फायदेमंद होगी। राफेल एम फाइटर जेट्स को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा, जहां पहले से मिग 29 फाइटर जेट्स तैनात है। फ्रांस में इस डील की घोषणा से पहले इसे भारत का डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल अगले कुछ दिन में हरी झंडी देगा। राफेल मरीन में एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट है, जबकि विंग स्पैन 35.4 फीट है। इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन में कई बदलाव किए गए हैं। राफेल एम ने जनवरी 2022 में गोवा में आईएनएस हंसा पर मौजूद शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में कई तरह के ट्रायल्स भी दिए थे। इसके अलावा फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के हिसाब से कई तरह की जांच प्रक्रियाओं से गुजारा जा चुका है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार भी लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हेल्पलाइन पर फोन पर धमकी दी गई थी, जिसके चलते एक शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कौन है ये आरोपी और किसके कहने पर ये कदम उठाया था? जानने के लिए देखिए अंदर की बात। उत्तर प्रदेश पुलिस के देवरिया से एक शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यूपी 112 हेल्पलाइन पर एक शख्स ने फोन किया और पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले ने अपना परिचय भुजोली कॉलोनी निवासी अरुण कुमार के रूप में दिया था। मोबाइल की लोकेशन का पता लगाकर गोरखपुर के हरपुर बुधहट के देवराट गांव से उसे अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि शख्स का नाम संजय कुमार है। ऐसा ही एक केस अप्रैल 2023 में भी सामने आया था। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कानपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। कानपुर पुलिस ने बाबूपुरावा इलाके से आमीन नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने 112 पर मैसेज कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। कानपुर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने बताया था कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को किसी कारण से फंसाना चाहता था, जिसके लिए फिर उसी मोबाइल फोन से धमकी भरा मैसेज भेज डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर आर्थिक तंगी के चलते सामूहिक आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पति से तलाक लेकर अलग रह रही महिला ने पहले अपनी बेटियों को जहर देकर मार दिया, फिर खुद भी फांसी लगाकर जान देने की तैयारी की, लेकिन अंतिम वक्त पर मकान मालिक ने महिला को बचा लिया। वडोदरा में दिल दहला देने वाली ये घटना क्या है? गुजरात के वडोदरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने अपनी दोनों बेटियों को जहर देकर मार डाला और खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला ने यह कदम आर्थिक तंगी में उठाया। इस घटना के खुलासे से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में रहने वाली एक मां ने आर्थिक तंगी से तंग आकर अपनी 2 बेटियों को जहर दे दिया। इसके बाद मां ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। इस बीच मां को बचा लिया गया और बाद में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 बेटियों को जहर दे दिया गया है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आर्थिक तंगी के कारण मां ने यह कदम उठाया। पुलिस की शुरुआती जांच में भी आर्थिक तंगी की वजह सामने आई है। वडोदरा पुलिस के डीसीपी जोन 4 पन्ना मोमाया ने मीडिया को बताया कि दक्षा चौहान ने आर्थिक तंगी के कारण यह कदम उठाया था।
घर का किराया और स्कूल की ट्यूशन फीस देने में असमर्थ होने पर सामूहिक आत्महत्या की योजना बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अहमदाबाद पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने मिसाल पेश की है। बीते रविवार को गुजरात हाई कोर्ट में प्यून पद के लिए परीक्षा हो रही थी। एक परीक्षा सेंटर पर एक परीक्षार्थी अपने 6 महीने के बेटे को लेकर पहुंची। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद बच्चा रोने लगा। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था और मां को परीक्षा छोड़कर उस पर ध्यान देना पड़ा। फिर कांस्टेबल दयाबेन ने बच्चे को संभाला। कैसे दयाबेन ने 3 घंटे बच्चे को संभाला। अहमदाबाद पुलिस की महिला कांस्टेबल ने मिसाल पेश की है। एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थी अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर पहुंची। बच्चा रो रहा था। तब एक महिला कांस्टेबल ने आकर बच्चे को संभाला ताकि मां आराम से परीक्षा दे सके। सोशल मीडिया पर इस कांस्टेबल की तस्वीर वायरल हो रही है। बीते रविवार को गुजरात हाईकोर्ट में प्यून पद के लिए परीक्षा हो रही थी। एक परीक्षा सेंटर पर एक परीक्षार्थी अपने 6 महीने के बेटे को लेकर पहुंची। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद बच्चा रोने लगा। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था और मां को परीक्षा छोड़कर उस पर ध्यान देना पड़ा। दयाबेन परीक्षार्थी के पास गई और कहा, आप परीक्षा दो, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। कांस्टेबल दयाबेन ने न सिर्फ परीक्षा में ड्यूटी संभाली बल्कि बच्चे का ध्यान भी रखा। गुजरात पुलिस की महिला कांस्टेबल दयाबेन की तस्वीर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर दयाबेन की दरियादिली की तस्वीरें सामने आने के बाद राज्य के DGP विकास सहाय ने व्यक्तिगत मुलाकात करके तारीफ की और इस ड्यूटी के दौरान अलग उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा पत्र भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। छगन भुजबल के ऑफिस के टेलीफोन पर अनजान शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। भुजबल के दफ्तर की ओर से मिली शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार किया। कौन है वो शख्स जिसने भुजबल को धमकी दी? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित खेमे के नेता छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उनके दफ्तर में कॉल करके दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने भुजबल के ऑफिस में कॉल करके कहा कि उसे भुजबल को मारने का ऑर्डर मिला है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स प्रशांत पाटिल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भुजबल के ऑफिस में मौजूद PA ने फोन को रिसीव किया था। इस दौरान धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि उसे भुजबल को जान से मारने का ऑर्डर मिला है। भुजबल के दफ्तर की ओर से मिली शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की है। इसके बाद पुलिस ने प्रशांत पाटिल को पुणे से गिरफ्तार किया। आरोपी कोल्हापुर का रहने वाला है। उसने नासिक से पुणे जाते वक्त भुजबल के दफ्तर में कॉल करके धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक जब उसने कॉल किया तब वह शराब के नशे में था। वहीं भुजबल और उनके दफ्तर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनसीपी नेता अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में डेप्यूटी CM पद की शपथ ली थी। इस दौरान उनके साथ छगन भुजबल समेत 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निर्देशक नियुक्त किया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा को 3 बार 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया था। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश भी लाई थी। अब कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। क्या है मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात में। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। SC ने कहा कि ईडी निर्देशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी निर्देशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में FATF की समीक्षा होनी है। SC ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है। कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर केंद्र के पास कार्यालय बढ़ाने की शक्ति है।
संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निर्देशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट GS। एक्ट्रेस काजोल ने देश के विकास के लिए शिक्षित होने की महत्ता को बताया था, जिसके तहत उन्होंने राजनेताओं के पढ़े लिखे न होने का उदाहरण दिया था। उनके बयान ने क्या नया विवाद खड़ा कर दिया, सामना में क्या आया बवाल और क्या आया उसका जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल नेताओं की शिक्षा पर दिए अपने बयान को लेकर कई राजनीतिक दलों और ट्रोलर्स के निशाने पर है। उनकी खूब आलोचना हो रही है। हालांकि सामना पत्रिका ने अपने संपादकीय में काजोल का सपोर्ट किया। सामना ने अपने संपादकीय में शिक्षा का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री, MP के सीधी में हुए पेशाब कांड और JNU में दीपिका के जाने का मामला उठाया। सामना ने लिखा कि देश की वर्तमान राजनीति मूर्खों का घेरा बन गई है। अभिनेत्री काजोल ने इस पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है। काजोल ने कहा कि जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसे राजनेता देश चला रहे हैं। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि वे गुजरात में एक प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे, लेकिन जिस गांव में वह चाय बेचते थे उस गांव में तब कोई रेलवे ही नहीं थी। फिर वहां प्लेटफॉर्म कैसे हो सकता है? सवाल यह नहीं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, बल्कि प्रधानमंत्री अपनी शैक्षणिक योग्यता क्यों छिपा रहे हैं। इस देश में शिक्षा के बारे में बात करने की भी सहूलियत नहीं बची है। यह सच है कि काजोल ने अंध भक्तों की आंखों में ज्ञान का काजल लगा दिया, लेकिन फिर भी भक्त अंधे ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी अपना दरबार लगाते हैं, उन पर राजनीति करने के आरोप लग जाते हैं। दिल्ली दरबार में जब उन्होंने मुक्तानंद की कहानी सुनाई तो यहाँ भी उन पर इशारों में अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमला करने के आरोप लगने लगे। अक्सर क्यों बाबा का नाम विवादों के घेरे में घूमता रहता है, आइए जानते हैं अंदर की बात में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगता है कि वे अपनी कथाओं में उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो किसी राजनीतिक दल के विचारों को फायदा पहुंचाते हैं। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सभी जातियों को छोड़कर एक होने और देश को विश्व गुरु बनाने जैसी बातें बाबा बागेश्वर अपने दरबार में बताते हैं। ये वही मुद्दे हैं जो भाजपा खुद अपने राजनीतिक अभियानों में इस्तेमाल करती रही है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर धाम के मुद्दों को भाजपा से जोड़कर देखा जाने लगता है। लेकिन इसका कारण केवल यही नहीं है। बाबा बागेश्वर के देश में लग रहे विभिन्न स्थानों पर दरबार को आयोजित करने में भाजपा से जुड़े लोग ही सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। पटना दरबार में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारते हुए दिखाई पड़े थे। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम मित्तल ने कहा कि बाबा बागेश्वर पर राजनीति करने के आरोप लगाना हास्यास्पद है। आम आदमी पार्टी विधायक वंदना कुमारी ने बागेश्वर ने अपनी कथा में मुफ्तानंद की कहानी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति पर निशाना साधा था। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दिल्ली दरबार में मुफ्तानंद का एक किस्सा सुनाया। उनके यहाँ बयान पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट